Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, as you know, we are discussing our chapter number 8, that is cell, the unit of life. In the last session we have discussed about the types of cells: prokaryotic cells, eukaryotic cells, multicellular organisms and unicellular organisms. Students, today we will start with the structural organization of eukaryotic cell. Students, this is the animal cell. दिस इज़ द एनिमल सेल सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एनिमल सेल को देखें तो वो ऐसा दिखाई देगा. तो सेल में बी डिफाइंड है स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन विच इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द बेसिक फंक्शंस. अब ये एक सेल है, ये सभी फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है. टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हैव 3 मेन कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये इसकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? दिस इज लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर. इट हेल्प्स द सेल कंटेंट्स सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये मेम्ब्रेन इसके सेल कंटेंट को अलग करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टेड मटीरियल. सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मटीरियल ही इसके अंदर आ जा सकते हैं. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यूकैरियोटिक सेल का दूसरा मेन कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस. ये देखिए न्यूक्लियस. एवरी यूकैरियोटिक सेल है सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस कंटेनिंग द जेनेटिक मटीरियल. इसके अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं. इट इज़ लोकेटेड सेंट्रली इन द एनिमल सेल बट इन प्लांट्स इट इज़ पुश टू वन साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज वैक्यूल. न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड इज द मोस्ट कंस्पिक्यूअस. सबसे अलग दिखने वाला न्यूक्लियस है. तो थर्ड मेन पार्ट होता है यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म. ये जो सारा फ्लूइड इसके बीच में पड़ा है येलो कलर का. The fluid and the semi-fluid material filled in between the nucleus and the plasma membrane is called cytoplasm. The cytoplasm consists of various specialized cell organelles. अब इसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज पड़ी हैं. गोल्गी अपरेटस पड़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं, ठीक है जी. ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वैक्यूल्स, सारे ये लाइसोसोम्स पड़े हैं. सारी सेल ऑर्गेनेलीज पड़ी हैं. द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज टू कीप द सेल अलाइव. सभी कंपोनेंट्स को की वजह से ये साइटोप्लाज्म इनको रखता है और सेल जिसकी वजह से लिविंग कंडीशन में रहता है. ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मस्ट बी टुगेदर एज नो पार्ट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन इफ सेपरेटेड फ्रॉम द सेल. अगर कोई भी कंपोनेंट सेल का मतलब अलग हो जाता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है. तो दिस इज़ अ यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल है. अब मैं आपको प्लांट सेल शो करने जा रही हूँ. ये है प्लांट सेल. ये भी एक यूकैरियोटिक सेल है स्टूडेंट्स. ये देखिए इसमें भी वो 3 मेन पार्ट हैं जो हमारे उसमें एनिमल सेल में थे. ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है क्योंकि बाहर इसके सेल वॉल है ये ग्रीन कलर की. ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा न्यूक्लियस और ये येलो वाला है सारा साइटोप्लाज्म. इसका न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरिफेरी होता है, एक साइड की होता है क्योंकि इसका वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो इट पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी. साइटोप्लाज्म भी पड़ा है, सारी वही ऑर्गेनेलीज है. माइटोकॉन्ड्रिया भी पड़े हैं लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट है और राइबोसोम्स भी हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी है, राइबोसोम्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी है. सारी ऑर्गेनेलीज सेम है. इसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है. तो आपने इन दोनों में डिफरेंस याद करना है और साथ ही दोनों की डायग्राम्स याद करनी है. Next. Now students, we will discuss each and every cell organelle separately. First we will discuss about the nucleus. First we discuss about the nucleus.
What is nucleus? Nucleus is the largest and the most conspicuous cell structure in eukaryotes. Nucleus is composed of proteins. It is composed of proteins. 70 to 80% प्रोटीन्स होते हैं इसमें. DNA 10 to 12%, RNA 2 to 4%, and lipids are only 3 to 5%. ठीक है. स्ट्रक्चरली न्यूक्लियस कंप्राइजेस द फॉलोइंग पार्ट. अगर हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी करें तो उसमें होता है न्यूक्लियर इन्वेल्प, सेकेंड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस and chromatin material. First is nuclear envelope. Nuclear membrane surround the nucleus. It is made up of two layers which is chemically consist of proteins and lipids, outer and inner layer. The outer space between the two membranes is called the intermembrane. It is filled with the fluid. वो filled उसके अंदर fluid होता है. Both the membranes resemble each other. दोनों membranes एक दूसरे के जैसी होती हैं. ठीक है जी. It also consists of a number of small pores which are circular and help in the movement of material from the nucleus to the cytoplasm. ठीक है जी. तो ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेल्प. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. ये कलरलेस होता है, डेंस फ्लूइड मटेरियल होता है. इट इज फिल्ड इन द न्यूक्लियस. इट इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. It consists of enzymes, proteins, ions which help in synthesizing the nucleic acids. Nucleolus. In the nucleoplasm, there are one or more thick, tiny, round bodies called nucleolus is present. It is not bounded by any membrane. It is dark, dense, and granular structure. Nucleolus is also called the factory of the ribosomes. Next are the chromatin material. Chromatin material are present in the nucleus in the form of thin fiber-like structures of genetic material, and that genetic material is composed of DNA and histone proteins. Chromatin consists of subunits called nucleosomes in which DNA is present. तो ये था हमारा nucleus. What are the functions of the nucleus? Functions of nucleus. Number 1, it contains genetic information. Second, it controls all metabolic activities of the cell. Control all metabolic activities of cell. Third, ribosomes are formed in the nucleolus. Ribosomes are formed in a nucleolus. It regulates cell cycle and cell division. सेल साइकिल रेगुलेट करता है और सेल डिवीजन रेगुलेट करता है. ठीक है जी. नाउ आवर नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को अगर हम बाहर निकाल दें, पीछे जो बच जाएगा लिक्विड, दैट इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर एंड नॉन विस्कस एंडोप्लाज्म एंड अ क्लियर विस्कस एक्टोप्लाज्म. एक तो इसमें एंडोप्लाज्म होता है जो थोड़ा विस्कस नॉन विस्कस होता है. ठीक है जी.
और एक एक्टोप्लाज्म होता है। एक एक्टोप्लाज्म होता है जो क्या होता है, विस्कस होता है। ठीक है जी, दैट इज विस्कस। इट इज सेमी फ्लूइड इन नेचर एंड कंटेन्स डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं। द साइटोप्लाज्म कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। साइटोसोल, साइटोसोल, साइटोसोल इसका पार्ट है। सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज। थर्ड आर सेल इंकल्शंस, सेल इंकल्शंस। What is cytosol? Cytosol consists of oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen and other elements like calcium, sodium and potassium. It also possesses a network of protein fibers. ठीक है जी, it also possesses a protein fiber. Cell organelles, सारी cell organelles जो पड़ी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ये वाली। और सेल इंकल्शंस, सेल इंकल्शंस मीन्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हैं? Number 1, it is a site of various metabolic processes inside the cell like glycolysis, synthesis of fatty acids and amino acids. Site of glycolysis, glycolysis, synthesis of fatty acids, synthesis of fatty acids, and second, it is a storehouse of raw material for the metabolism of amino acids, glucose, vitamins and ions. It is a storehouse of raw material, storehouse of raw material like amino acids, glucose and vitamins. ठीक है जी। थर्ड, it helps in exchange of material among the cell organelles. It helps in the exchange of materials among cell organelles. ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इट इज डिनोटेड बाय ER। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? इट इज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स, सैक्स एंड वेसिकल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जब हम डायग्राम देखते हैं तो ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस से ही ये बनी हुई होती है, ये सारी तरफ बनी हुई होती है, वो क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है जी। इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल इट ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में इसने काफ़ी सेंट्रल स्पेस कवर कर रखी होती है। दी मेम्ब्रेन्स आर, इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेम लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ER विजिबल इन यंग एंड डिवाइडिंग सेल इन कंपैरिजन टू द ओल्ड सेल्स। ये जो ER है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। जैसे ये डॉटर स्ट्रक्चर है तो ये रफ होगा, इसका सरफेस रफ होगा, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ठीक है जी। रफ, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। देयर आर नो राइबोसोम्स फाउंड ऑन देयर मेम्ब्रेन एंड smooth endoplasmic is found largely near the peripheral part of the cytoplasm where it stuck to the plasma membrane.
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पड़ा होता है मेनली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियस के आसपास नहीं होता है। ठीक है जी। दे डोंट टेक पार्ट इन एनी प्रोटीन सिंथेसिस, ये कोई फंक्शन नहीं करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिबोसोम्स नहीं है इसलिए। तो मेन फंक्शन इसका क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ SCR इज टू सिंथेसाइज द फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, सिंथेसाइज फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक करता है। तो अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का क्या काम है? इट कंटेन्स राइबोसोम्स अटैच्ड to its outer surface and does have a rough membrane. It is found more in the deeper junctions of the cytoplasm near the nucleus. Nucleus के पास पड़ा है ये, ठीक है जी। Where it can be seen linked to the outer membrane of the nuclear envelope. Rough endoplasmic reticulum is more developed in plasma cells, fibroblasts. तो इसके ऊपर ये जो राइबोसोम्स पड़े हैं, दे क्या करते हैं? दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो व्हाट आर द कंबाइंड फंक्शंस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम? इसके कंबाइंड फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नंबर 1, इट इज ए सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क, सपोर्टिंग skeletal framework of the cell. Second, it works as a channel and help in transportation of material between the various regions of the cytoplasm and the nucleus. ये ट्रांसपोर्टेशन करता है किसके बीच में? ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन cytoplasm and various regions and various organelles Third, it provides a large surface area for biochemical reactions. It provides large surface area for biochemical reactions to occur. Next, it produces digestive enzymes of ribosomes. It produces digestive enzymes of lysosomes. Then our next organelle is ribosomes, जो इसी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर पड़े हैं। Ribosomes are found both in prokaryotes as well as in eukaryote cell except mammalian RBCs. सिर्फ mammalian RBC को छोड़ के बाकी सभी सेल्स में ये मिलते हैं। In prokaryotic cell they float freely in the cytoplasm and in eukaryotic cell they are found in the cytoplasmic matrix and also found stuck to the surface of the RER or rough endoplasmic reticulum. They are also found in the matrix of mitochondria, stroma of plastids and they contain RNA and proteins and not bound by the membrane. अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, 70S and 80S. तो 70S क्या है? S मतलब सब यूनिट. These are found 70S. They are found scattered in the cytoplasm in prokaryotic cell and in eukaryotic cell. They are also found in the mitochondria, plastids. It includes two subunits. एक 50S का होता है और एक 20S का होता है और 80S. They are found only in eukaryotes. ये दोनों में मिलते हैं, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं. ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं. तो इसके दो यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं. ये 50 और 30 है सॉरी, और ये है 60 और 60S एंड 40S.
ठीक है जी। इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। सिमिलरली हियर लार्ज एंड स्मॉल। तो फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का? राइबोसोम्स आर द रीजन्स ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। एक ही काम है इनका, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो दे आर रेफर्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी एंड हेंस इसका नाम इसीलिए गोल्जी अपरेटस है क्योंकि ये कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल except in the cells of RBCs and the sperms of the mammals. It is not found in the prokaryotic cells. ठीक है जी। In plants, large number of Golgi apparatus are found in the cytoplasm. They are known as dictyosomes. Dictyosomes in plants. ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर है ये, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, फ्लैटेंड सैक्स। सेकेंड, क्लस्टर ऑफ टिब्यूल्स, cluster of tubules. Third, large vesicles, large vesicles or we can say vacuoles. ये इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ये जो फ्लैटेंड सैक्स है, फ्लैटेंड सैक्स आर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक्स विच अकर इन स्मॉल स्टैक्स पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं। ठीक है जी। दीज आर फ्लैटेंड सैक्स एंड लुक लाइक SCR, SCR की तरह दिखते हैं। द टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स आर फाउंड ऑन द पेरिफेरी। जो टिब्यूल्स हैं वो इसके साइड पे फाइंड आउट होते हैं इधर। ठीक है। टिब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर फाउंड ऑन द साइड पेरिफेरी। नेक्स्ट, फंक्शंस। और ये सेंटर जो वैक्यूल है ये इसके अंदरली साइड कहीं कहीं पड़े हुए हैं। क्लस्टर ऑफ टिब्यूल्स और लार्ज वेसिकल्स, दे आर नोन एज द वैक्यूल्स। नाउ फंक्शंस ऑफ द गोल्जी apparatus. It helps in secretion of enzymes, secretion of enzymes, second है जी help in storing, modifying and packing of material coming from endoplasmic reticulum. Storing, modifying, packing, material from endoplasmic reticulum, material from endoplasmic reticulum. It helps in forming the acrosome in animal sperm. Formation of acrosome, formation of acrosome in animal sperm. Oh sorry, human sperm. एनिमल भी बोल सकते हैं हम, यहाँ दोनों ही आ सकते हैं। It helps in the formation of complex sugars from simple sugars. Formation of complex sugars from simple ones. From simple sugars. So students, I hope you understand well. These organelles are sufficient for today. In the next session we will start from the lysosomes. Thank you and have a nice day. One thing more,
You have to learn all the functions of the organelles. Only function. Structure is not so important. Only function is game. Thank you and have a nice day.